मैं द भारत ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओर से हनु सर आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने बड़े धूमधाम के साथ रक्षाबंधन को एंजॉय किया होगा। द भारत ऑनलाइन एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आप सभी लोगों के लिए इस तरह की चीज़ें लेकर आया द भारत की एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सभी को ले सकते हो। और सबसे ख़ास बात यहाँ पर यह है कि हर टीचर अपने आप में पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पर अपना अपना बेस्ट दे रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से द भारत को डाउनलोड करें और वहाँ पर देखें कि वास्तविकता में क्या द भारत पर वो चीज़ें मिल रही हैं जो आपको मिलनी चाहिए। आने वाले समय में द भारत बहुत सारी चीज़ें लेकर आए। इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य यही नहीं है कि आज कोरोना है और कोरोना के बाद एप्लीकेशन चला जाएगा, नहीं। कोरोना के साथ और कोरोना के बाद ये हमेशा एप्लीकेशन आपके साथ रहेगा। उन बच्चों के लिए है जो दूर दराज तक रहते हैं और किसी वजह से नहीं आ पाते हैं, कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं, ग्वालियर आने में सक्षम नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो अपने माता पिता से दूर ना जाना चाहते हो, पढ़ाई भी करनी है। तो इस तरह के विद्यार्थियों के लिए ये सुनहरा अवसर है और द भारत को वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आप इसका लाभ उठाएं। अब मैं आज बात करने आया हूँ थोड़ी सी कि कहीं ना कहीं युवा कितना परेशान है। इस देश का युवा बहुत भयंकर परेशान है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि मैं मोदी जी की आलोचना कर रहा हूँ या उनका विरोधी हूँ या राहुल गांधी का विरोधी हूँ, सोनिया गांधी का विरोधी हूँ। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, ना ही मैं किसी के साथ हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ और मुझे उसी दिशा में सोचना है, समझना है, कार्य करना है। तो मैं आपसे यही कहूँगा और मोदी जी से आग्रह करूँगा कि अभी मैंने 2 दिन पहले उनका एक वीडियो देखा था, एक रिकॉर्डेड वीडियो उन्होंने डाला था। तो उसमें देखा कि युवाओं के लिए उन्होंने कहा जॉब क्रिएटर बनो। समस्या ये नहीं है कि जॉब क्रिएटर बनने में, समस्या है, मैं आपको बताता हूँ, अधिशेष बचने में। हम क्रिएटर कब बनेंगे? इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ तो हमें चाहिए ना। हमें कुछ धन तो हमारे पास होना चाहिए जिसको हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। आखिर के कुछ भी आपके पास ऐसा क्या है? एक विद्यार्थी के पास क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं। पहला, या तो वो अपनी शिक्षा को बाद बैंक से लोन ले या फिर अपने पिता से कुछ धन ले। दोनों स्थितियों को अगर हम समझें तो देश की स्थिति आज ये हो चुकी है कि बैंक से लोन लेना शायद आपके लिए बहुत टफ काम हो गया है। थोड़ा सा पॉलिसी हमारी कुछ इस तरह की है कि अगर हम टीवी या इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ लेते हैं, 2 लाख का, 2.5 लाख का, 1 लाख का आप टीवी लेते हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं। लेकिन यदि आप एजुकेशन लोन लेते हो तो आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शायद आप अंत में इस स्थिति में आ जाते हो कि मुझे लोन नहीं चाहिए, पहला। दूसरा आता है कि हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे भले ही वो शहर में रहता हो, पर इनडायरेक्ट तरीके से वो है गांव से जुड़ा हुआ है। 80% आबादी इसी तरह की हमारी है। इस 80% आबादी की हम बात करें, एक किसान की बात करें तो एक किसान के पास खेत उतने ही हैं, परिवार में सदस्य 8, 10, 12, 15, 20 हैं। एक व्यक्ति खेती करेगा तब भी उतना ही उत्पादन होगा, 10 व्यक्ति करेंगे तब भी उतना ही उत्पादन होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाने से अधिशेष नहीं बचता है और उस स्थिति में वह व्यक्ति कभी भी सक्षम नहीं हो पाता। यदि जिस परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, सरकारी नौकरी, तो वहाँ से उसका अधिशेष बचने लगता है और वो अधिशेष इकट्ठा होते होते यदि उस परिवार का एक व्यक्ति पढ़ लिख कर सक्षम है और समझदार है तो वह व्यापार की ओर जा सकता है। लेकिन इसके लिए प्रमुख चीज़ क्या है? अधिशेष। आज इन्फ्लेशन का रेट बहुत हाई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। लेकिन समस्या यही है, मैं आग्रह करूँगा मोदी जी से
कि थोड़ा किसानों के बारे में सोचें। उनका भी कहीं ना कहीं जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसी रेट से उनकी फसल का दाम भी बढ़ना ही चाहिए, तो उनके पास अधिशेष बचेगा और वही भी मुख्य धारा में आ सकेंगे। आज सबसे बड़ी समस्या यही हो गई है, उस किसान को मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। सोचने वाली बात है, बहुत टफ है ये बात। अगर आप सोचोगे, इसको समझोगे, और एक होती है समानुभूति, एक होती है सहानुभूति। आज हमको सहानुभूति की जगह समानुभूति हमें अपनाना पड़ेगी। हम सहानुभूति देकर चले जाते हैं लेकिन समानुभूति हमारे अंदर नहीं है, और इसी की वजह है कि देश के बहुत बड़ी संख्या में युवा मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा। यदि याद रहे ये युवा मुख्य धारा में नहीं आ पाया तो आज नहीं तो आने वाले समय में ये बड़ा दुर्भाग्य होगा देश का कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी होने के बावजूद और हम सबसे पिछड़े हैं। ये हमारे साथ बड़ा दुर्भाग्य होगा, देश के साथ दुर्भाग्य होगा। कहते हैं कि हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है, और कहते क्या है कि 1+3 यानी 1 यानी बच्चे और 3 यानी बुजुर्ग, इन दोनों को मिला दिया जाए तो 2 से भी कम है। 2 यानी युवा। युवा आपका वोटर है या आपका सपोर्टर है? देश का सपोर्टर कह रहा हूं मैं। आप देश की स्थिति युवा निर्धारित करेंगे, पर इस समय युवाओं को आपकी ज़रूरत है। आपको इस समय युवाओं के बारे में सोचना है कि किस तरीके से हम उनके लिए बेहतर अवसर पैदा कर सकते हैं। यदि आपने एसएससी हो या पीएससी हो, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, यदि आपका ये तरीका है कि कभी भी एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, कभी भी चली जाती है, तो इस तरीके से ये बिखर जाएगा युवा। ये अपना भविष्य का निर्धारण नहीं कर पा रहा है, ये सोच नहीं पा रहा है कि तैयारी कितने सालों तक की जाए, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, इस उम्मीद में जीता रहता है कि अगली वर्ष आएंगी वैकेंसी। और अगली वर्ष क्या हो जाता है, कभी खुराना जैसे लोग आ जाते हैं एसएससी में, पेपर लीक हो जाता है। बेचारे क्या करें, कहाँ जाएं, किससे अपनी कुंठा सुनाएं? माता पिता से सुनाएंगे तो वो नहीं जानते कि खुराना कौन है, एसएससी क्या है। 80% युवा आपको समझने की ज़रूरत है कि वास्तविकता में कि 80% जो जनसंख्या हमारी गांव में रहती है, वो उनके पेरेंट्स ये नहीं जानते हैं कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, पर बच्चा सब जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जो आज बुजुर्ग हैं वो नहीं रहेंगे, जो आज युवा हैं वो बुजुर्ग होंगे, उस दिन वो हर चीज़ को समझेंगे। उस स्थिति में शायद इतिहास लिखा जाएगा तो किस तरीके का लिखा जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। मेरा उद्देश्य साफ है, आप कैसे करते हो, क्या करते हो, पर प्लीज़ उन युवाओं के बारे में सोचें। आप बेहतर सोच पाते हो, इसलिए आपसे आग्रह किया जा रहा है। आप बहुत अच्छा सोच सकते हो, सोचते हो, पर थोड़ा सा युवाओं पर आपका ध्यान नहीं है। इलेक्शन आएगा जाएगा, हर बार वोटर वही रहेगा। ये वोटर नहीं है, ये युवा देश की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करें मोदी जी, मेरा आपसे इतना ही आग्रह है। जय हिंद, जय भारत।